गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सेल बायोलॉजी कोशिका जीव विज्ञान के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सेल बायोलॉजी होता क्या है? तो क्या है, प्रत्येक जीवधारी होता है ना, उसका शरीर क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो जो हम सेल बायोलॉजी टर्म है ना, उसका हम सेल बायोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं कोशिका जीव विज्ञान में। मतलब हम कोशिका विज्ञान ऐसे करके नहीं बोला जाता है। उसके लिए टर्म का उपयोग किया जाता है। क्या टर्म का उपयोग किया जाता है? वो टर्म का है क्या है, साइटोलॉजी। तो हम जो कोशिका का अध्ययन करना क्या होता है, साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोशिका का अध्ययन करना। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि सेल विज्ञान क्या है या सेल बायोलॉजी क्या है, ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन में आता है कि साइटोलॉजी शब्द का उपयोग मतलब साइटोलॉजी आता है कि साइटोलॉजी शब्द क्या है। तो साइटोलॉजी शब्द क्या है, कोशिका का अध्ययन करने को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ पर जो विज्ञान जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, न कि कोशिका विज्ञान ऐसे करके आएगा। ठीक, तो याद रखना। तो जो टर्म है ना, साइटोलॉजी वाज गिवन बाय, तो जो साइकोलॉजी जो शब्द है उसको सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, तो आप क्वेश्चन याद रखना, इसको कौन दिया था, हर्ट विग नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या दिया था, इस साइटोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस साइटोलॉजी जो शब्द है उसको सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखना, क्या किसने दिया था सर्वप्रथम, हर्ट विग नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, साइटोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक, उसके बाद है कि द टर्म ऑफ द साइटोजेनेटिक गिवन बाई, सर्वप्रथम क्या है, जो शब्द साइटोजेनेटिक शब्द है ना उसको कौन दिया था, ऐसे करके एक बार क्वेश्चन आया है। तो इसको याद रखना। ऐसे बार क्वेश्चन और रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो साइटोजेनेटिक्स क्या देख, साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है। ठीक है, और जीनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी। जो क्या हमको एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पूर्वजों के माध्यम से क्या होता है, पहुंचता है। नहीं, तो इसको जीनेटिक कहा जाता है। तो क्या है, कोशिका अनुवांशिकी, जो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है, पहुंचता है। ठीक है सर, अपने पूर्वजों द्वारा। तो ये है, तो इसका क्या है, जो साइटोजेनेटिक शब्द है ना उसका सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो याद रखना, क्या, H.J. मूलर नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या है, साइटोजेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, उसके बाद क्या है, अब बात आता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के जो जनक है ना उसे किसे कहते हैं? तो आप आंसर याद करना, क्या है, इसे रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, कोशिका जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो क्या है, रॉबर्ट हुक है। ठीक है, और इसको जो साइटोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो आप याद करना, क्या है, हर्ट विग नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। साइटोलॉजी जो शब्द दिया है वे सर्वप्रथम किसने दिया था, हर्ट विग ने। लेकिन फादर ऑफ द साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी के जो जनक किसे कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप आंसर टिक करना, क्या, रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब बात आता है कि रॉबर्ट हुक को क्या है, साइटोलॉजी फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों कहा जाता है? नहीं, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को क्यों कहा जाता है, ऐसे उन्होंने क्या काम किया? तो आप ये देखो, चित्र में देख रहे हो ना, तो ये चित्र में ना, ये 1665 वर्ष की बात है ना, 1665 की दशक की बात है। तो ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ठीक है, एक इसका है, रॉबर्ट हुक का है ना। तो जो रॉबर्ट हुक थे वो क्या कर रहे थे कि ऐसे ही ना टहल रहे थे। ठीक है, तो टहल रहे थे तो वो क्या किया, आप टहलते टहलते थक नहीं जाते हैं जी, तो वो क्या कर, थक गया। तो उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ के नीचे, ठीक है, उन्होंने अपना विश्राम करना चाहा। मतलब अब थक गया है तो कोई बैठना चाहा, कि विश्राम करना चाहा कि मैं चलो थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ के नीचे बैठ गया। तो उन्होंने क्या देखा पता है, पेड़ के नीचे ना सिल्क ऑफ द कॉर्क, मतलब क्या है, छाल जो बार्क नहीं होता है जी, जो देखो पेड़ रहता है, पेड़ के जो ऊपरी परत जो नहीं रहता है, ये वाला, उसमें क्या होता है, जो ये देखो, ये चित्र में देखो, इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बार का बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छाल बोला जाता है।
ठीक। कहीं कहीं पर ना इसका प्रयोग ना क्या बोला जाता है, कॉर्क के रूप में उपयोग किया जाता है। कॉर्क क्या है, कॉर्क ना छाल से ही ना बनाया जाता है, ठीक है, छाल का ही एक रूप है। तो इन्होंने क्या किया कि ये देखा कि जो पेड़ की जो छाल होते हैं, ठीक है, उसको उन्होंने अपने घर ला लिया, और घर लाने के बाद क्या किया, देखो उसको अपना माइक्रोस्कोप स्वयं बनाया ना उन्होंने। क्या है कि कांच को पीस पीस कर क्या है उन्होंने एक माइक्रोस्कोप निकाला, और उस माइक्रोस्कोप के माध्यम से ना उन्होंने उस छाल को देखा। तो जब उन्होंने छाल को देखा ना, तो उनको क्या दिखा पता है, एक एक मधुमक्खी के छत्ते के समान ना एक संरचनाएं दिखाई दी, ऐसे करके मधुमक्खी के छत्ते के समान। ये देख रहे हो ना ये। जब उन्होंने क्या है, रॉबर्ट हुक ने जब छाल को जब माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से जब देखा ना, तो उसको क्या दिखा कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान ना हनी बी हाइव, ठीक है, मतलब हनी बी हाइव मतलब मधुमक्खी छत्ते के समान एक संरचना दिखाई दी। इसी को उन्होंने क्या कहा पता है, सेला कहा। क्या कहा, सेला। ठीक, सेला का मतलब क्या होता है पता है, उन्होंने इसको क्या कहा, सेला नाम दिया, ठीक है। जब क्या है, रॉबर्ट हुक ने जब छाल को सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो क्या कहा उन्होंने, उसे मधुमक्खी के छत्ते के सामने एक संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या कहा, सेला नाम दिया। सेला का मतलब क्या होता है, देखो रूम जानते हो, रूम। रूम कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपके कमरे में आ रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे रूम चाहिए, तो क्या जो भरा हुआ नहीं रहता, तो रूम का क्या मतलब होता है, खाली स्थान होता है ना, ठीक है। और रूम का मतलब क्या होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है। रूम जानते हो ना जी, रूम का मतलब होता है रूम दो मुझे, थोड़ा सा रूम चाहिए, तो क्या होता है, इसका मतलब खाली जगह होता है, ठीक है। वैसे ही जो सेला शब्द है ना, तो सेला शब्द का मतलब क्या होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है। सेला जो शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है, खाली स्थान होता है या खाली जगह होता है। जो यही जो सेला शब्द है ना, आगे चलकर क्या हुआ, सेल समय बदल गया। अब भाई वो तो वैज्ञानिक है, वो तो पहले उसको कोशिका तो नहीं बोला, वो तो हिंदी वाले तो थे नहीं कि उन्होंने सेल को क्या कोशिका बोल दी। तो उन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम जो रॉबर्ट हुक ने क्या बोला कि जो छोटे छोटे जो छत्ते के समान जो छिद्र नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे करके, तो यहाँ पर एक छोटा सा ना क्या है, ये रूम रहता है। रूम मतलब कहने का मतलब खाली जगह होता है, जिसको उन्होंने क्या क्या किया, सेला नाम दिया। और यही सेला क्या है, आगे चलकर क्या कहलाया, सेल समय परिवर्तित हुआ, और जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, तो क्या क्वेश्चन आता है कि ये तो उसकी थोड़ा सा कहानी हो गया कि सेल वाज द डिस्कवर्ड बाय, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कब, 1665। तो याद रखना, ठीक है, कि जो क्या है, कोशिका की जो खोज किया था उसको किसने किया था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। तो सेल शब्द का नामकरण ना, मैंने बोला ना, सेल शब्द का जो नामकरण है उसको किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल शब्द है उसका नामकरण किसने किया था। देख, पहले उन्होंने क्या बोला था, सेला दिया था ना, ठीक है। सेला कहा खाली स्थान को, जो आगे चलकर क्या कहलाया, सेल कहलाया, ठीक। तो सेल कोशिका कहते हैं, जिसे हम आज, ठीक है, हिंदी में हम इसको कोशिका कहते हैं। तो जो पहले सबसे जो पहले कौन दिया था, क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम क्या है, जब कहे थे रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, तो सबसे प्रथम उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम उन्होंने कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, सेला नामक शब्द का प्रयोग किया था, जिसका क्या अर्थ होता है, खाली स्थान या खाली जगह होता है, ठीक है। यही आगे चलकर क्या होगा, परिवर्तित होकर सेल में परिवर्तित हो गया, जिसे हम आज कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक। तो पूछता है कि जो सेल शब्द है उसका नामकरण किसने दिया था, हु क्वाइंड द टर्म द सेल। तो कौन किया था, याद रखना, रॉबर्ट हुक ने किया था। और जो सेल शब्द का डिस्कवर खोज किसने किया था, तो क्या आंसर क्या करना, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और उन्होंने ये सब जो प्रोसेस है, जो थ्योरी है ना, उसको उसका एक बुक था क्या, माइक्रोग्राफिया।
तो जो रॉबर्ट हुक द्वारा जो लिखित बुक है ना, जो माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इन्होंने इसका वर्णन किया है। ठीक है, ये सभी को लिखा है। ठीक, इसमें अपने बुक जो माइक्रोग्राफिया नामक बुक है उसमें उन्होंने पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित बुक का क्या नाम है, ऐसे करके। तो आप याद रखना क्या है, माइक्रोग्राफिया है। ठीक है, तो इन्होंने अपने बुक माइक्रोग्राफिया में क्या है, जो सेल का जो है ना, कोशिका का क्या है, उसका वर्णन अपने इस माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में लिखा है। ठीक है, तो ही डिस्कवर्ड अ डेड सेल। तो जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने क्या किया था, डेड सेल मतलब मृत कोशिका की खोज किया था। तो याद रखना कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया था, मृत कोशिका की खोज किया था। अब बात आता है कि जब मृत कोशिका की जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया होगा ना। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो याद रखना क्या है, एंटोनी लीवेनहॉक ने 1676 में क्या है, जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इसका भी एक कहानी है। इसका कहानी क्या है, जब लीवेनहॉक थे ना, वो जब अब बारिश का दिन नहीं होता है जी, तो बारिश के दिन में क्या होता है, कीचड़ होता है ना, तो कीचड़ लग जाता है हाथ पैर में जो भी है। तो उसके हाथों में ना कीचड़ लगा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने लैब में गया या अपने घर गया, तो उन्होंने क्या किया, उन जो कीचड़ है ना, और जो उसके नाखून में जो कीचड़ लगे हुए थे और जो मैल नहीं रहता है जी, उस सबको क्या उन्होंने क्या किया कि उनको अलग करके रखा, मतलब उन्होंने उसको अलग किया, उस कीचड़ को अलग किया, और जो नाखून के अंदर जो मैल नहीं रहता है उसको निकाला। और उन्होंने क्या किया कि जो दांत देखे ना, टीथ, जिसमें अब ब्रश करते होंगे या नहीं करते होंगे वो अलग बात है उस ज़माने में, लेकिन जो पीला पीला नहीं जमा रहता है, तो उन्होंने अपने दांत से खरोच करना, उससे ना जो कीटाणु रहता है उसको उन्होंने बाहर निकाला। ठीक है, मतलब जो पीला पीला नहीं रहता, तो उन्होंने अपने दांत को खरोच कर वहाँ से निकाला, और फिर उसको उन्होंने क्या किया, अपने बनाए हुए जो माइक्रोस्कोप है ना, उस ठीक है, उसमें देखा। तो उन्होंने क्या देखा पता है, उन्होंने जब अपने उसको ना जब माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको ना छोटे छोटे ना जंतु नज़र आए। जब उन्होंने देखा तो क्या हुआ कि उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे उनको जंतु नज़र आए, जो कि अन्य जो जंतु थे ना, बाहरी जो है देखते हैं हम लोग जंतु, उनके समान उन्होंने चल फिर रहे थे, श्वसन कर रहे थे, पाचन कर रहे थे, उत्सर्जन कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब क्या है, वो सभी क्रियाएं करते हैं जो बाहर में जो हम जंतु देखते हैं ना। ठीक है, उसी के समान क्या कर रहे थे, ये भी जो अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो जब एंटोनी लीवेनहॉक ने जब अपने सूक्ष्मदर्शी में जब कीचड़ है जो मैल को जैसे को देखा, तो उनको क्या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। ठीक है, मतलब जीव दिखाई दिए, जो जिस समय उन्होंने क्या किया, उन सभी जीव को उन्होंने क्या किया, एनिमल क्यूल्स कहा। तो जो वास क्या कहा कि जो जीव सर्वाइव कर रहे हैं ना, जो दिखाई दे रहा है, जो सामान्य जंतु के समान वे भी अपना व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो उन्हें छोटे छोटे जीव दिखाई दिया, और जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी को हटाया तो वो दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो उस जो जीव थे ना जो दिखाई दिए, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल्स करके उस समय क्या किया, उन्होंने एनिमल्स क्यूल नाम से उसको संबोधित किया। ठीक है, वास्तव में जो लीवेनहॉक थे उन्होंने किसको देखा था पता है, सूक्ष्म जीव को देखा था। किसको देखा, उन्होंने सूक्ष्म जीव को देखा, मतलब उन्होंने बैक्टीरिया जीवाणु को देखा था ना उन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में ना किसे कहा जाता है, ऐसे करके। तो याद रखना क्या है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में क्या एंटोनी लीवेनहॉक को कहा जाता है। जब एंटोनी लीवेनहॉक थे ना, जो उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी में जब देखा, तो उनको छोटे छोटे जीव जीव दिखाई दिए। तो ठीक है, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको उन्होंने उस समय क्या बोला था, एनिमल किल्स के नाम से संबोधित किया था, जो वास्तव में क्या थे जी, सूक्ष्म जीव थे। उन्होंने वास्तव में क्या बैक्टीरिया को उन्होंने देखा था। ठीक है, और यहाँ तक उन्होंने बैक्टीरिया को ही नहीं देखा था, उन्होंने साथ साथ क्या देखा था, उन्होंने स्पर्म, शुक्राणु जिसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उस समय शुक्राणुओं को भी देखा था ना। ठीक है, जो स्पर्म, उसके बाद आरबीसीएस। ठीक है, जो लाल रक्त का जो कनिका है, और जो प्रोटोजोआ था, प्रोटोजोआ में क्या क्या है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, इन सभी को उन्होंने उस समय देख लिया था। कौन, एंटोनी लीवेनहॉक ने थे, जब उन्होंने जब
प्रसूतिदर्शी में देखा था तो उन्होंने उस समय क्या देखा था, स्पर्म शुक्राणु को देखा था, लाल रक्त कणिकाओं को देखा था और प्रोटोजोआ को भी उन्होंने खोज की कर लिया था ना, उस समय उन्होंने देखा था उस समय। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उन्हें इसका बुक का क्या नाम है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो उन्होंने यह सब सभी का जो वर्णन है ना, उसने अपने बुक है जो क्या है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर नामक बुक में ना क्या है, उनका ये वर्णन किया है। ठीक है, इन सभी के बारे में। इन्होंने इसको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो याद रखना क्या है, एंटनी लियोनहार्ड को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक, तो ये भूलना मत। ठीक है, तो याद रखना। और उसके बाद क्या है, यदि अब हम बात करें कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक की बात की जाए ना, तो कार्ल पी स्वानसन को ना क्या है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि यदि आधुनिक कोशिका विज्ञान के हम जनक की बात करें, ठीक है, देखो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आए कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है ऐसे करके, तो आप आंसर टिक करना क्या है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक है। ठीक, तो इसको आप भूलना मत। ठीक है, कि कोशिका विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो क्या है, रॉबर्ट हुक है। लेकिन आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक की बात किया जाए, ठीक है, जो वर्तमान समय में जो 19वीं सदी की बात है ना, 19वीं सदी के बाद जो भी वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका विज्ञान पर सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला वैज्ञानिक है ना, तो सबसे ज़्यादा कार्य कौन किया है, कार्ल पी स्वानसन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या है, आधुनिक समय में ना कोशिका विज्ञान के ऊपर, कोशिका के ऊपर ज़्यादा स्टडी किया। ठीक है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है। किसको, कार्ल पी स्वानसन को क्या कहा जाता है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक के जाए। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में ना कोशिका के बारे में सबसे ज़्यादा, ठीक है, स्टडी करने वाला, ठीक, या लिखने वाला कौन है, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक की बात किया जाए, ठीक है, तो कौन है, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा है। और यदि हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखना कौन है, रॉबर्ट हुक है। और यदि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो वो क्या है, स्वानसन है। ठीक है, कार्ल पी स्वानसन। और भारतीय कोशिका विज्ञान के यदि जनक की बात किया जाए तो कौन है, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, तो प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा थे जिन्होंने क्या है, जो हमारे इंडिया में क्या है, जो कोशिका जो के संदर्भ में सबसे ज़्यादा उन्होंने कोशिका के बारे में लिखा है, अध्ययन किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, कोशिका सिद्धांत की। तो यदि मैं कोशिका सिद्धांत की बात करूं, ठीक, तो कोशिका सिद्धांत क्या है, जो इसको ना क्या, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, इसे ना क्या है, कभी कभी क्या है, एक और टर्म के नाम से जाता है, कोशिकावाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं है कि जो कोशिका सिद्धांत है, या इसी को ही क्या है, कोशावाद कहा जाता है। तो कोशावाद क्या है ऐसे करके। ठीक है, तो जो सेल्स थ्योरी है ना, जो कोशिका सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय ना दो वैज्ञानिक को दिया जाता है। ठीक है, तो जो सेल सिद्धांत है उसको विकसित करने का आमतौर पर दो वैज्ञानिक को दिया जाता है। जो पहला क्या है, थियोडर स्वान, और दूसरा क्या है, मैथियस जैसे स्लेडेन। ठीक है, तो थियोडर स्वान और मैथियस जैसे स्लेडेन नामक दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या है, कोशिका सिद्धांत को क्या किया था, दिया था। ठीक है, तो हमको पूरा नाम याद करने का जरूरत नहीं है, यदि आप स्लेडेन एवं स्वान याद रखते हो ना तो भी काफ़ी है। तो यदि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था ऐसे करके आए क्वेश्चन, तो याद रखना दो वैज्ञानिक थे, कौन, स्लेडेन एवं स्वान। ठीक है, आपको पूरा नाम याद करने का जरूरत नहीं है, आप याद कर सकते हो थियोडोर स्वान और मैथियस जैसे स्लेडेन है, ऐसे करके आप अपने जानकारी के लिए याद रख सकते हो। लेकिन आप स्लेडेन एंड स्वान भी बोलोगे ना तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो हमको पूरा नाम जानने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लेडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, तो आगे क्या है, तो इन्होंने द्वारा ना जो कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है, स्लेडेन एंड स्वान द्वारा, तो उन्होंने क्या किया था, अपने कोशिका के लिए उन्होंने 3 सिद्धांत दिया था ना। तो देखते हैं कि ये 3 सिद्धांत वास्तव क्या क्या है। ठीक, तो ये 3 सिद्धांत क्या है, तो उन्होंने क्या कहा कि स्लेडेन एंड स्वान ने, उन्होंने बोला कि सभी जीवित
जीव एक या अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ऐसे करके बोला कि सबसे पहला सिद्धांत क्या है स्लीडन एंड स्वान का। उन्होंने बोला कि सभी जो जीवित जीव है ना वो क्या होता है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो चलो हम इसको इस टर्म को समझते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को हम समझते हैं तो उसके लिए क्या, इसके कहने का मतलब क्या है कि इसका कहने का मतलब ये है कि देखो क्या है कि इनका कहने का मतलब ये है कि सभी जीवित जीव क्या है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो जीव होते हैं ना तो क्या होता है जीव ना क्या है दो प्रकार के होते हैं ना, ठीक है। एक तो होता है क्या यूनिसेल्युलर पाया जाता है जिसे हम एक कोशिकी बोलते हैं, जो क्या होता है एक कोशिका से बने होते हैं। अब भाई एक कोशिका वो से मिलकर बना है तो वो क्या है अच्छे से कार्य कर सकता है ना, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जीव होते हैं वे क्या होता है एक तो एक कोशिकाओं से बने होते हैं, या तो एक तो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक तो बहुकोशिकीय होते हैं जो कि बहुत सारे, मतलब बहु का मतलब क्या होता है मैनी, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो याद रखना क्या है कोशिका क्या होता है एक तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टी सेलुलर होते हैं, या एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय, मतलब एक तो एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यदि हम एक कोशिकीय की बात जीव की बात करें, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है क्या है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और उसके बाद क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब क्या है नील हरित शैवाल, और क्या है प्रोटोजोआ, ठीक है। यह है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर क्या है पैरामीशियम यूग्लिना अमीबा, ये सब क्या है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो एक कोशिका की जो कौन कौन से है तो कौन कौन से है बैक्टीरिया है, जीवाणु जिसे बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल और प्रोटोजोअन्स। तो प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत क्या है पैरामीशियम, ठीक, यूग्लिना और अमीबा आते हैं, ठीक है। और मल्टी सेलुलर की बात करें बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो इसके अंतर्गत प्लांट्स, तो जो सभी प्रकार के जो पादप होते हैं ना प्लांट्स, वो सभी क्या है बहुकोशिकीय जीवों से, मतलब बहुकोशिकीय कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है एनिमल्स। अब एनिमल्स मतलब जंतु जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम भी सम्मिलित हैं, मानव भी सम्मिलित है, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं, उसके बाद फंगी। फंगी मतलब क्या है कवक, ठीक है। कवक जो होते हैं वे भी क्या होते हैं बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर ना एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, क्या कि नोट करना, ठीक, नोट में याद रखना है, क्या याद रखना नोट में कि ये याद रखना कि जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट जानते हो जी, ईस्ट खमीर जी से बोला जाता है, ठीक है। तो खमीर जो होता है ना यह भी एक प्रकार के कवक है, लेकिन यह एक ऐसा कवक है जो क्या है कि ये एक कोशिकीय होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो खमीर होता है वे तो कवक होते हैं, और कवक क्या होता है जनरली क्या होता है मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन जो खमीर होता है ईस्ट होता है, ठीक है, वे क्या होते हैं एक कोशिकीय होता है ना, यूनिसेलुलर होते हैं। तो यह एक प्रकार के नोट्स में याद रखना, ये एक प्रकार के क्या है अपवाद है ना, क्या है खमीर जो है क्या है वे अपवाद है, ठीक। तो आप याद रखना जो ईस्ट होता है खमीर होता है ना, ठीक है, जो खमीर होता है, खमीर जिसे हम क्या बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं, ठीक। तो जो खमीर ईस्ट होता है वे क्या होता है कवक तो होते हैं, ये कवक तो है लेकिन क्या है यूनिसेलुलर है, न कि मल्टी सेलुलर। तो मतलब ये एक कोशिकीय जीव होते हैं बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। तो इसको याद रखना, पूछा जाता है कि ईस्ट या तो एक कवक है लेकिन क्या है या एक कोशिकीय ये होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। तो हम तो जनरली कवक को हम तो जानते हैं कि कवक तो मल्टी सेलुलर होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ईस्ट एक ऐसा अपवाद होता है या ठीक है जो क्या होता है ये तो कवक होने के बावजूद भी क्या होता है यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं। अब खमीर क्या पता है, खमीर का ना हम ना सेवन ना डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। खमीर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जैसे खमीर का प्रयोग हम क्या, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, ठीक है, नहीं खाते हैं जी, जलेबी हो गया, ठीक है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाला नहीं खाते हैं उन सभी में क्या खमीर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो खमीर का उपयोग हम ना सेवन ना हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, सीधा नहीं किया जाता। इसको क्या है अब जलेबी हो गया, ठीक है, आपका वो हो गया क्या बोलते हैं और छोले भटूरे हो गया, ठीक है, इन सभी में ना क्या है खमीर मिलाया जाता है, ठीक है। जो ब्रेड्स हो गए,
ठीक, इन सभी में क्या होता है, खमीर मिला हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है। जैसे कि आप बहुत सारे नहीं खा लेते हो कुछ भी, तो क्या पेट गड़बड़ हो जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो एक नहीं आता है जी इनो, इनो देखे हो ना, इनो कि आपको 10 सेकंड में 6 सेकंड में आपको आराम देगा इनो, ठीक है। तो इनो में भी ना थोड़ा सा मात्रा में क्या होता है पता है, ईस्ट मिला रहता है, ठीक है। क्या मिला रहता है, ईस्ट मिला रहता है, खमीर मिला रहता है, उसमें भी ईस्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक। तो जो ईस्ट होता है वे तो कवक होते हैं, फंग, ठीक है। कवक होने के बावजूद भी क्या होते हैं, यह एक कोशिकीय होते हैं। क्वेश्चन आता है कि यूनिसेल्युलर कवक जो खमीर है वे क्या है, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना क्या है, यह यूनिसेल्युलर होते हैं, तो आप याद रखना, ठीक। अब आगे हम चलते हैं कि उसके बाद दूसरा हमारा जो सिद्धांत क्या बोलता है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं बुनियादी इकाई है, ठीक है। तो ये हम तो सब तो पढ़े हैं कि कोशिका क्या होता है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, नहीं। तो यही है कि कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक या बुनियादी इकाई होता है, ऐसे करके दूसरा सिद्धांत बोलता है। और तीसरा सिद्धांत क्या बोलता है कि सभी कोशिका क्या होता है, पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है, ऐसे करके बोला है। क्या बोला है कि सभी जो कोशिका होते हैं ना, वे क्या होता है, पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है, ऐसे करके बोला। कौन, स्लीडर एवं स्वान ने जब कोशिका सिद्धांत किया दिया, तो उन्होंने बोला कि सभी कोशिका क्या पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है, ऐसे करके बोला। देखो क्या है, देखो लाल रक्त, देखो आप देखो ना जी, लाल रक्त कणिकाएं होते हैं ना, उनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है ना। जनरली हम कितने साल तक जीते हैं, 100 साल तक जीते हैं, नहीं नहीं जीते हैं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं ना, उसका जीवन काल क्या होता है, 120 दिनों का होता है। जब लाल रक्त कणिकाएं जो जब मृत होते हैं ना, जब खत्म होते हैं जी, उसका जीवन काल समाप्त होते हैं, तो वो क्या होता है कि और अलग अलग प्रकार के ना कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला है कि सभी कोशिका क्या पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है, ऐसे करके बोला है कि जो भी कोई भी कोशिका होगा ना, वो पहले से जो मौजूद कोशिका होगा, जो नष्ट हो रहा होगा, जो जिसका जीवन का समाप्त हो रहा होगा, उनसे ही बनते हैं, ऐसे करके बोला है, ठीक है। तो याद रखना कि कोशिका सिद्धांत में 3 सिद्धांत हैं। क्या क्या, सभी जीवित जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं बुनियादी इकाई है। और उसके बाद क्या बोला कि सभी कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है, जिसमें हम देखें कि लाल रक्त जो कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। जब 120 दिन अपने जीवन का समाप्त कर लेते हैं ना, तो जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं वे अन्य क्या है, और अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो आगे यदि हम बात करें तो क्या है, ये याद रखना कि नोट करके याद रखना, जो वायरस है ना, तो जो वायरस है, डू नॉट फॉलो दिस थ्योरी। तो जो वायरस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो विषाणु, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु हो, ठीक है, वायरस, ठीक है। वायरस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। तो विषाणु होता है ना, ठीक है, वे क्या करता है कि इस थ्योरी का, ठीक है, इसका कोशिका का सिद्धांत का फॉलो नहीं करता है, ठीक। तो यह आप नोट में याद रखना कि वायरस क्या करता है, कोशिका का सिद्धांत का पालन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह एक क्या होता है, एस सेलुलर होता है, मतलब यह अकोशिकीय होता है। मतलब यह कोशिकाओं से, वायरस जो होता है ना, वे क्या है, कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना हुआ होता है ना। तो याद रखना, तो कोशिका सिद्धांत का पालन कौन करेगा, जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन जो वायरस होता है वे क्या कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है, वह क्या होता है, अकोशिकीय होता है, ठीक है। वह कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना हुआ रहता है। तो याद रखना कि वायरस क्या होता है, यह जो है सेल थ्योरी है उसका फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यह अकोशिकीय होता है ना, इस कारण नहीं होता है। तो अब बात आता है कि जब यह भाई कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना है, यह अकोशिकीय है, तो यह किससे मिलकर बना हुआ है, नहीं। तो यह क्या होता है, वायरस क्या है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है। तो वायरस क्या होता है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो एक क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रोटीन। तो जो वायरस होता है ना, जो देखो, जो कोरोना वायरस अभी फैला था ना जी, कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या था, तो याद रखो, कोरोना वायरस ना इसमें कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना रहता है ना, ठीक है। यह क्या क्या से मिलकर बना होता है, एक तो न्यूक्लिक एसिड से बना रहता है, या प्रोटीन से मिलकर बना रहा होता है।
ठीक है। तो याद रखना जो वायरस होता है वे क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड से बना होता है और क्या होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है। अब देख न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या रहता है पता है, न्यूक्लिक एसिड में ना डीएनए पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए क्या है, कुछ जीवों में वायरस में ना क्या होता है, डीएनए होता है और कुछ में क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, जैसे चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक, और जो आपका जो एड्स हो गया ना, HIV, ठीक है, एड्स हो गया, HIV हो गया, उसमें क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन वो सभी में पाया जाता है, मतलब सभी वायरस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है ना, तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए होता है। तो डीएनए और आरएनए ना क्या है, अलग अलग वायरसों में पाया जाता है। डीएनए जैसे कि चेचक हो गया, आपका छोटी माता हो गया, इसमें इस प्रकार के जो वायरस होता है उसमें डीएनए पाया जाता है। आरएनए क्या पाया जाता है, एड्स में पाया जाता है। जो HIV होता है ना, एड्स होता है, उसमें क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, और क्या है, जो वायरस क्या होता है, यह ना सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। तो क्या जो वायरस क्या होता है, वे सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी होता है। देखो क्या होता है कि जो हमारे क्या है, हमारे ना वातावरण में ना चारों ओर वायरस है। ठीक है, जो वायरस क्या होता है, यह ना सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। मतलब हमारे जो चारों तरफ ना क्या है, जो वायरस है ना, वे निर्जीव रूप में ना विद्यमान होते हैं। लेकिन जैसे भी हमारे शरीर के अंदर आता है ना, जो हमारे शरीर में जब वायरस जो प्रवेश करता है, वे तो क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है, मतलब जीवित हो जाता है ना। तो वे उस सजीव की भांति कार्य करने लगता है। और जब वे हमारे शरीर से बाहर होता है, जब जो वातावरण में रहता है, तो वे क्या होता है, मृत रूप में रहता है। तो इसी को कहा गया कि जो वायरस होता है वे क्या होता है, सजीव और निर्जीव की कड़ी होता है। ठीक है, जब देखो कोरोना वायरस का उदाहरण देख सकते हैं। तो कोरोना के क्या था, वे जो बाहर थे ना, वे क्या थे, वे निर्जीव थे। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में आता था तो क्या वे एक्टिव हो जाता था। ठीक है, अभी कोरोना वायरस से हम लोग सब जूझे हुए हैं। तो सब जानते हैं कि कोरोना वायरस में कितना जो था, जो हमारा देश क्या था, कितना मतलब एक प्रकार से हम दूसरे से मिलना बंद कर देते थे, सबसे दूरी बनाए हुए थे। तो आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का असर को सब जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो वायरस होता है ना, वे क्या होता है, सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी होता है। जो क्या होता है, हमारे जब वातावरण में क्या होता है, यहाँ बहुत सारे वायरस है जो क्या निर्जीव रूप में उपस्थित है। जैसे ही वे हमारे शरीर के संपर्क में आता है ना, तो वे क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है, जीवित रूप में, सजीव के रूप में कार्य करने लगता है। तो ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो वायरस होता है वे क्या है, कोशिका का सिद्धांत का फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह अकोशिकीय होता है, यह कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है। यह क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और क्या है, प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए पाया जाता है जो अलग अलग वायरसों में पाया जाता है। जैसे कि चेचक छोटी माता में डीएनए पाया जाता है। आरएनए क्या होता है, एड्स में पाया जाता है, HIV में पाया जाता है। और प्रोटीन क्या है, सभी वायरसों में पाया जाता है ना, सब में कॉमन रहता है। प्रोटीन क्या है, सभी वायरसों में पाया जाता है। और इसे क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्या है, कुछ वैज्ञानिक है जी। ठीक है, रूडो इफ विर्चो, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो रूडो जो इफ विर्चो है ना, ठीक है, सॉरी ये रूडोल्फ है जी, ये ना अलग हो गया है ना। ये क्या है, रूडो इफ को बोलता हूँ जी। ये है वैज्ञानिक का नाम क्या है, रूडोल्फ। ठीक है, विर्चो नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक क्या दिया था, हैरी पॉटर एक मूवी देखे हो, चलो ठीक है, वो बात है। एक क्या दिया समझो, एक प्रकार से जैसे सु मंत्र दिया। ठीक, कौन, रूडोल्फ विर्चो जो वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या दिया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ओमनिस का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल होता है। ठीक है, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल बोलता हूँ जी। ओमनिस का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति होता है। और सेलुला क्या है, यह सेल शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, कोशिका। ठीक है, और जो ई है, ठीक है, ई का मतलब होता है फ्रॉम, मतलब से। और सेलुला का मतलब तो सेल मतलब कोशिका होता है। तो आप इसको ना उल्टा पर कर देखो, क्या है, कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति। क्या बोल रहा है देखो, ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो उल्टा पढ़ो, कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति। ये तो वही वाला बात हो गया ना जो हम नहीं पढ़े हैं। कोशिका के सिद्धांत, सभी कोशिका का पहले से मौजूद कोशिकाओं से मिलकर से ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी तो वही बोल रहे हैं ना।
ठीक है, यही यहाँ भी तो वही है कि क्या है, कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति। तो जो हमारा जो कोशिका जो सिद्धांत है उसको उन्होंने अच्छे से बताया, अच्छे से टर्म से, कि जो पुराने कोशिका से क्या है नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऐसे करके बोला है। और इन्होंने क्या क्या कि ये बिखरा हुआ है, ओमनी सेलुला ई सेलुला जो जो शब्द है ना, समझो कि एक ताला है ना, जो उसने चाबी लगाने का काम किया, ऐसे मान के चल लो। ये जो कोशिका से क्या है, कोशिका की उत्पत्ति हुआ, ये भी तो वही बोल रहा है ना। तो रूडोल्फ इल विर्चो है ना, उन्होंने एक बोला कि ओमनी सेलुला ई सेलुला बोला, जिसमें उन्होंने बोला कि कोशिका से क्या होता है, कोशिका की उत्पत्ति होता है, ऐसे करके बोला। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था, ऐसे करके, और इसका मतलब क्या होगा। तो आप याद रखना क्या, कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब, ठीक है। अब उसके बाद एक वैज्ञानिक है क्या है, लुईस पास्चर, इसको भी याद रखना है। लुईस पास्चर क्या है, जर्मन थ्योरी ऑफ डिसीज, मतलब जो जर्म रोगाणु जो सिद्धांत है ना, उसको उन्होंने दिया था। तो क्वेश्चन करता है कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, जो जर्म रोगाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप आंसर क्या टिक करना, लुईस पास्चर टिक करना, ठीक है। तो आप याद रखना कि लुईस पास्चर थे, उन्होंने क्या किया था, जर्म रोगाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेबीज वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन एंड क्या है, एंट्रैक्स वैक्सीन, ठीक है। क्या रेबीज वैक्सीन है और जो कोलेरा वैक्सीन है, और क्या है एंट्रैक्स, जो एंथ्रेक्स जी सॉरी एंथ्रेक्स जो वैक्सीन है, उसको क्या किया था, लुईस पास्चर ने इसकी खोज किया था, ठीक है। तो क्या रेबीज वैक्सीन, ठीक है, कोलेरा वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन, ठीक है, इन सभी को किसने दिया था, लुईस पास्चर ने किया था। और उसके बाद क्या है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो क्या है, इसे क्या है, लुईस पास्चर को क्या कहा जाता है कि जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो याद रखना कि जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लुईस पास्चर को जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ द, यदि बैक्टीरियोलॉजी की बात किया जाए, यदि जीवाणु विज्ञान के पिता की बात किया जाए, तो किसे कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान की के पिता किसे कहा जाता है, तो लुईस पास्चर को कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर आप टिक करना, लुईस पास्चर को जीवाणु विज्ञान के पिता किया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पाश्चुराइजेशन, ठीक है, पाश्चुरीकरण, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण बोलते हैं, ठीक है। पाश्चुरीकरण का मतलब क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर देकर ना जीवाणु को मारना, ये क्या कहलाता है, पाश्चुरीकरण या पेस्ट, ठीक है, पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण कहलाता है, ठीक। तो क्या है, तो अलग अलग जब टेम्परेचर होता है ना, उस पर क्या है, टेम्परेचर देकर क्या जीवाणु को जब हम नष्ट करते हैं, इसी क्रिया को क्या बोला जाता है, पाश्चुराइजेशन या क्या बोला जाता है, पाश्चुरीकरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो ना, जी दूध का जो पैकेट नहीं आता है, दूध का पैकेट क्या बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है, नहीं होता है ना, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, ठीक है, मतलब पाश्चुरीकरण किया जाता है, ठीक है। दूध का अलग अलग टेम्परेचर पर पाश्चुरीकरण जाता है, इस कारण दूध को क्या गर्म किया जाता है, इस कारण क्या खराब नहीं होता है, पाश्चुरीकरण किया जाता है, ठीक है। तो पाश्चुरीकरण ने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। तो याद रखना कि जर्म ऑफ थ्योरी किसने दिया था, जर्म रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था, लुईस पास्चर ने दिया था। रेबीज वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन एंड क्या है, एंथ्रेक्स वैक्सीन की खोज किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। पाश्चुराइजेशन मतलब क्या है, अलग अलग टेम्परेचर देकर जीवाणु को मारना, क्या कहलाता है, पाश्चुरीकरण कहलाता है। तो पाश्चुरीकरण किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, लुईस पास्चर को कहा जाता है। अब बात आता है फादर ऑफ द मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, मतलब आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो आप याद रखना कि रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। देखो रॉबर्ट हुक अलग है ना, रॉबर्ट हुक क्या है, वे कोशिका विज्ञान के पिता है, और जो रॉबर्ट कोच, ये दोनों अलग अलग है ना। तो रॉबर्ट कोच की बात कहा जाए तो उससे क्या क्या है, रॉबर्ट कोच क्या है, फादर ऑफ द मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो आधुनिक जो जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। और यदि क्या किया जाए कि यदि बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना लुईस पास्चर को किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, तो जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, लुईस पास्चर है। और मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी मतलब आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, तो आप आंसर टिक करना क्या है, रॉबर्ट कोच है, ठीक है। तो याद रखना, तो आज हम अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी अभी आने वाले जो प्रयोगशाला जो
परिचारक जो पोस्ट आने वाला है, ठीक है, व्याख्याता शिक्षा भर्ती के साथ जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से ना आप बायोलॉजी जो पार्ट है उनका वीडियो आप देख सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा ना, प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो अभी आने वाला है छत्तीसगढ़ में व्याख्याता के जो पोस्ट आने वाले हैं, जो शिक्षा भर्ती का जो पोस्ट आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, पोस्ट खुलेगा इसका प्रयोगशाला परिचारक का। तो आप मेरे इस यूट्यूब के माध्यम से, मेरे इस वीडियो के माध्यम से, आप इस चैनल के माध्यम से आप उनका तैयारी कर सकते हैं। तो आपको यदि मेरे चैनल मतलब मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।